जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल वीके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग जानेंगे मौलिक अधिकार के अगले क्रम में स्वतंत्रता के अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। इससे संबंधित जितने भी फैक्ट होते हैं दोस्तों, सारे चीज को जानेंगे। तो यहाँ सबसे पहली चीज तो यही आता है दोस्तों कि स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। इसका अनुच्छेद है दोस्तों, भारतीय संविधान की अगर बात करें तो आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक इसका जिक्र किया गया है। इसके बाद अगर इसे आगे देखते हैं दोस्तों तो आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसका उल्लेख जो आपके किया गया है वो 23 और 24 में किया गया है। इसके बाद 25 से 28 जाइएगा तब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़िएगा। इसके बाद उससे आगे जाइएगा दोस्तों तो शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है। इसके बाद लास्ट में आपका होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यही है, तो उसको अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। अभी इसको वीडियो में देखेंगे हम लोग इस चीजों को। तो सबसे पहला चीज आता है दोस्तों कि स्वतंत्रता है क्या। थोड़ा इसको समझ लीजिए, क्योंकि थ्योरी के पार्ट होता है लेकिन बेसिक जानकारी रहना ही चाहिए कि स्वतंत्रता क्या होती है। तो स्वतंत्रता एक्चुअली में अगर देखा जाए दोस्तों तो स्वतंत्रता जो शब्द है ये लैटिन भाषा के शब्द जो है लिबर्टी, तो लिबर्टी का ये हिंदी अनुवाद है। अब लिबर्टी के हिंदी अनुवाद होने के चलते दोस्तों अगर देखा जाए लिबर्टी का अगर शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो इसका शब्द होता है दोस्तों मुक्त, यानी किसी भी चीज से मुक्ति ही स्वतंत्रता है कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर शाब्दिक दृष्टि से तो हो गया दोस्तों, लेकिन इसका व्यापक रूप में देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि स्वतंत्रता वह है दोस्तों जिससे व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार कोई भी कार्य करने की क्षमता रखता हो, बेशर्ते कि उसे अपने इच्छा अनुसार कार्य करने के दौरान किसी दूसरे की व्यक्ति की स्वतंत्रता का हानि न पहुंचती हो या बाधा न पहुंचता हो, वही स्वतंत्रता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार जितना भी हो सके काम कर सकता है, वहां पर उसको जितना भी अफोर्ड लगाना है, जितनी भी शक्ति लगाना है, अपने पावर के हिसाब से अपने क्षेत्र के हिसाब से उस कार्य को कर सकता है। लेकिन आपकी स्वतंत्रता वहीं तक सीमित है दोस्तों जहां तक आप दूसरे की स्वतंत्रता को हानि नहीं पहुंचाते हैं। अगर दूसरे की स्वतंत्रता को हानि पहुंचाते हैं तो वहां पर आपकी स्वतंत्रता जो है वहां पर समाप्त हो जाती है। तो ये हो गया दोस्तों स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के उल्लेख अगर भारतीय संविधान में अगर देखें दोस्तों तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे आपका आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या कहता है दोस्तों, वाक की स्वतंत्रता और इससे संबंधित आदि विषयों की कुछ अधिकारों का संरक्षण, यानी कि वाक की स्वतंत्रता की बात करता है और इसके आदि माने इससे संबंधित कुछ और विषयों से संबंधित स्वतंत्रता की बात करता है। यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दौरान आपके 7 प्रकार के स्वतंत्रता की बात कही गई थी। ये आपके मूल संविधान में था। लेकिन क्या होता है कि जब 44वें संविधान संशोधन होता है तो उसके दौरान आपके जो मौलिक अधिकार में जो संपत्ति का अधिकार था उसको समाप्त कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। तो आप देखेंगे दोस्तों तो संपत्ति के अधिकार के हटने की वजह से आपके कितने स्वतंत्रता रह गए हैं, तो आपके यहाँ पर स्वतंत्रता रह गए हैं मात्र 6। तो भी प्रश्न पूछा जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अभी 6 को कैसे याद किया जाए दोस्तों उसको थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि ये सारा चीज तो बुक में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों ई लिखे हैं हमने, तो ई के बाद आपके जो आएगा तो एफ आएगा। तो एफ जो था यही संपत्ति का अधिकार था 19F में, जो अब आपके 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा करके अनुच्छेद 301 के तहत इसको वैधानिक या विधिक अधिकार दिया गया है। तो अभी हम लोग के पास कितने पढ़ने, 6 पढ़ने, तो इसी को थोड़ा सा समझिएगा। पहला चीज क्या कहता है दोस्तों, पहला कहता है आपका 19A में प्रावधान किया गया है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहा गया है। वाक यानी यहाँ पर बोलने की स्वतंत्रता है, अपने विचार को प्रकट करने की स्वतंत्रता है, पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से या कुछ और साधन के माध्यम से आप अपने बात को व्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं। यानी कि जब पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉपर प्रश्न पूछा जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता, तो 19(1) में ही आपको कहा गया है दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता को दिया गया है। इसके तहत और चीजों का उल्लेख किया गया है दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या देते हुए कहा था कि स्वतंत्रता वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दौरान ही जो है आपका प्रेस की स्वतंत्रता आएगी। साथ में आप जो है दोस्तों किसी भी पदाधिकारी से संबंधित, किसी भी कार्यालय से संबंधित सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार दिया गया। साथ में यह भी कहा गया दोस्तों कि मीडिया पर किसी प्रकार का पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। तो ये सब मीडिया की स्वतंत्रता दी गई है।
यहाँ पर ये भी कहा गया दोस्तों कि किसी प्रकार का जैसे व्यवसायिक विज्ञापन होता है, आप लगाते हैं, देखते हैं कि बहुत बड़ा विज्ञापन चलती है, प्रचार चलती, कोई गाड़ी का प्रचार है, किसी और चीज का प्रचार होता है, कोई कॉस्मेटिक चीजों का प्रचार देता है, तो सारी जो स्वतंत्रताएं आपको प्राप्त है, इसी चलते आप इसको विज्ञापन के रूप में प्रसारित करते हैं। तो 19(1) के तहत ही सारी स्वतंत्रता को आपको दिया गया है, विज्ञापन में प्रचार करने का, प्लस में आप अभिव्यक्त करने का, पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कोई और सोर्स हो सकते हैं, किताब के माध्यम से अपनी बात को व्यक्त कर सकते हैं। किसी भी मीडिया पर पूर्ण रूप से आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। किसी भी सरकारी कार्यालय से संबंधित आप जो यहाँ पर कार्य चल रहे हैं, आपके संबंधित अगर मैटर है तो उसकी आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि कहाँ तक मेरा काम हुआ है। तो ये सारे अधिकार आपके वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता 19(1) के अंतर्गत ही उल्लेख किया गया है। आप थोड़ा पर यहाँ पर समझिएगा दोस्तों, पहले इसको याद कर लेते हैं, फिर इसमें अंदर क्या है उसको बात करेंगे। तो पहले चीज को थोड़ा सा समझिएगा कि इसको क्रम से कैसे याद करें। तो पहला क्रम से याद करने के दौरान आता है आपका वाक एवं अभिव्यक्ति, यानी कि सबसे पहले क्या होता है कि आदमी बोलने सीखता है, यानी कि कोई भी आपके काम कराना है, सरकारी काम कराना है, राज्य के समक्ष बोलना है या राज्य के खिलाफ बोलना है, तो सबसे पहले आप क्या काम करते हैं, सबसे पहले आप खड़ा होकर बोलना शुरू करते हैं। किसी भी आप देखते हैं कोई नेता बनता है तो क्या करता है, कोई आपने दबाव समूह बनता है तो क्या करता है, ये सबसे पहले वो अपने बोलना सीखता है। बोलने के दौरान वो जाता है कहीं, अपने बात को रखता है, तो उसके बात को नहीं सुना जाता है, तब आदमी क्या करेगा कि कुछ लोग को एकत्रित करेगा। तो यहाँ पर दूसरा कहता है दोस्तों कि पहले बोलने सीखिए, बोलने के बाद अब कुछ लोगों को एकत्रित कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि शांतिपूर्ण ढंग से आप एकत्रित होने की दूसरी बात कहता है। अब दूसरी बात में कहा गया कि एकत्रित होइए, लेकिन ये भी कहा गया दोस्तों कि बिना हथियार के कुछ लोगों को आप एकत्रित करके अपने बात को रखिए। और तीसरा बात यहाँ पर आता है कि तभी आपके राज्य को बात नहीं सुनता है, आप राज्य सरकार से चाहे किसी और संस्था के समक्ष आपको बात को नहीं सुना जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं, एक संघ बनाते हैं। और संघ का काम क्या करता है दोस्तों, दबाव करना होता है। अब यहाँ पर संघ बना लेते हैं, यानी कि उसमें अध्यक्ष, कोई सचिव, कोई उप सचिव, कोई कोषाध्यक्ष, इस प्रकार से नियुक्ति कर लेते हैं। तो पहले आप बोलने सीखिए, बोलने के बाद अगर आपकी बातों को नहीं समझ रही है सरकार, तो उसके कुछ लोगों को इकट्ठा कीजिए। अब कुछ लोग इकट्ठा कीजिएगा तो इकट्ठा होने के बाद कुछ लोग क्या करेंगे, एक संघ बना लेंगे और उसमें से एक अध्यक्ष चुन लेंगे, एक आपका उपाध्यक्ष हो जाएगा, एक सचिव हो जाएगा, एक महासचिव हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए तो उनकी नियुक्ति कर लेंगे। तो यानी कि एक पहला बोलिए, दूसरा चीज है कि आप लोगों को एकत्रित कीजिए लेकिन बिना हथियार के कीजिए। तीसरा चीज यह कहता है दोस्तों कि आप जो है एकत्रित करने के बाद एक संघ बना लीजिए। तो एक देखिए कि प्रोसेस चल रहा है, इस तरह से हम लोग इसको याद करने का एक तरीका है दोस्तों। इसके बाद क्या कहता है, संघ बनाने के बाद होता है दोस्तों कि आपको बात को अगर सरकार तक पहुंचानी है, चाहे कोई चीज करना है, तो आप राज्य तक चल के जाते हैं, केंद्र तक चल के जाते हैं, दिल्ली तक, आपके जो राज्य है वहां के राजधानी तक जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पर अगला बात आता है आपका अबाध संचरण की। संचरण मतलब होता है दोस्तों आवागमन, यानी कि संचरण का तात्पर्य है कि एक जगह से दूसरे जगह आदमी विस्थापित होना, यानी कि जाना आना। तो यहाँ पर यह कहा गया कि अब आप आ जाके मतलब दूर दूर जा करके अपनी बातों को रखिए संघ के माध्यम से, चाहे कुछ चीजों के माध्यम से। तो इस चीज को एक याद कर सकते हैं कि आगे हम लोग होंगे कि पूरे देश में कहीं भी आने जाने का आपका मार्ग खुल गया, यानी कि आप आ जाकर अपने विचार को रखिए। अब लास्ट में यहाँ पर आता है दोस्तों कि आप मान लीजिए कि दिल्ली गए तो वहां कहीं रहिएगा, तो वहां हो जाएगा कि निवास का स्थान। पूरे भारत में आप कहीं भी बस सकते हैं, निवास कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी चीजों को समझ में आ गया होगा कि पूरे भारत देश में कहीं भी विचरण करने की स्वतंत्रता, यानी घूमने की स्वतंत्रता है। साथ में वहां पर घूमने जाते हैं तो रुक भी सकते हैं, यानी कि आप किसी भी देश में यहाँ पर अपने देश के अंदर आप वहां पर रुक सकते हैं, निवास स्थान बना सकते हैं। एक अपवाद था जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर भी अब समाधान कर दिया गया दोस्तों, और यह कहा गया कि जम्मू कश्मीर में भी आप वहां पर बस सकते हैं, वहां के निवासी बन सकते हैं। अब हम अगर आगे बात करेंगे तो अगला पॉइंट आपका होता है दोस्तों कि वहां पर अगर बस गए आप कहीं भी, तो आप क्या कीजिएगा, व्यापार कीजिएगा, यानी कि जीविका चलाने के लिए रोजगार तो कुछ करना पड़ेगा, तो वहां पर आपको रोजगार की व्यवस्था। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। पहला हो गया दोस्तों बोलने सीखिए। दूसरी चीज क्या कहता है कि आपकी बात को नहीं सुना जाए तो एकत्रित होइए, लेकिन बिना हथियार के एकत्रित होइए। अब एकत्रित होने के बाद आप संघ बना लीजिए। संघ बनाने के बाद आप विचरण कर सकते हैं, मतलब यहाँ वहां जाकर अपनी बातों को प्रचार कर सकते हैं। प्रचार के दौरान ये कहा गया दोस्तों कि आप वहां जाकर के अगर कहीं बसना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, तो आप वहां पर रुक सकते हैं।
अब इसके बाद रुकने के बाद आपको रोजगार की जरूरत है, यानी कि वहां पर बस गए तो आपको रोजगार कर व्यवस्था कर सकते हैं आपने, मतलब कोई भी आप बेरोजगार की यानी रोजगार की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये क्रम रूप से आपको याद हो गया होगा, एक दो बार पढ़िएगा तो याद ऐसे भी हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो आपको बताया कि वाक्य और व्यक्तिक स्वतंत्रता के अंदर क्या है। अब हम लोग दूसरा पॉइंट कहेंगे कि शांतिपूर्ण एकत्रित होने की स्वतंत्रता, यानी कि लोगों को शांतिपूर्वक रूप से कहीं भी एकत्रित हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यह प्रावधान किया गया है दोस्तों कि आप किसी प्रकार के हथियार नहीं लेंगे, लाठी डंडा नहीं लेंगे जिससे लोगों के नुकसान हो, सामाजिक रूप से एक गलत मैसेज है। यानी कि आप शांतिपूर्वक से कहीं भी स्थान पर इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन इकट्ठा होने का जगह जो है दोस्तों वो सार्वजनिक स्थान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के घर में जाकर आप जबरदस्ती होकर वहां पर 50 लोग बैठ गए हैं, किसी के जमीन में आप जबरदस्ती 50 लोग जाकर कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जगह भी सार्वजनिक होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर यह कहा गया दोस्तों कि आप तो यहाँ इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन इकट्ठा होने के लिए क्या राज्य आपको मना कर सकता है? तो हाँ, कर सकता है। अगर देश की अखंडता की बात हो या किसी आप गलत कार्य के लिए, कोई दंगा फसाद कराने के लिए इकट्ठा हो रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आपको इकट्ठा होने का अधिकार नहीं है। वहां पर राज्य एक्शन लेगी और पुलिस कार्रवाई के दौरान या किसी और कार्रवाई के दौरान आपके अधिकार को वहां पर छीन लिया जाएगा और मार मार कर भगा दिया जाएगा वहां से। ये चीजें हैं। तो शांतिपूर्ण एकत्रित हो सकते हैं, लेकिन अगर दंगा फसाद करने के लिए, किसी आप आंदोलन करने के लिए या कुछ ही प्रकार के आप भगदड़ जो भारत देश की एकता अखंडता है उसको विघटित करने के लिए एकत्रित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी स्वतंत्रता यहाँ समाप्त हो जाएगी। अगला पॉइंट कहता है दोस्तों की संघ बनाने की स्वतंत्रता। यहाँ पर ये कहा गया दोस्तों कि आप संघ को बना सकते हैं, लेकिन संघ का उद्देश्य आप उग्रवादी ये सब चीजों को नहीं बना सकते हैं। संघ का एक शांतिपूर्ण संगठन होना चाहिए। अब इसको संघ बनाने के साथ साथ ये भी कहा गया दोस्तों को उस संघ को आप चला भी सकते हैं, यानी कि आप बनाने के साथ आपको चलाने का भी अधिकार दिया गया है। लेकिन संघ से किसी भी देश के संप्रभुता एकता अखंडता को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। इसी चलते जो संघ को चलाता है दोस्तों, तो जो उसका अध्यक्ष सचिव होता है उसके ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है कि इस संघ को कैसे चलाया जाए। तो इस चीज को ध्यान में रख करके संघ बनाना है और उसको चलाना है, ताकि देश में अगर ऐसी कुछ भी अखंडता को खतरा आएगी, संप्रभुता पर खतरा आएगी, तो ऐसी स्थिति में आपके संघ को वहां से आपके अधिकार को छीन लिया जाएगा। अब यहाँ पर बात होती है दोस्तों कि संघ आप जो बनाए हैं, तो संघ के अधिकार जो बना है, तो इसके तहत न आप यहाँ पर जो भीड़ इकट्ठा किए हैं, एकत्रित हुए हैं, और न ही संघ बनाने के दौरान दोनों स्थिति में आप हड़ताल करने की स्वतंत्रता यहाँ पर नहीं देती है। चाहे आप यहाँ पर वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में पढ़ते हैं दोस्तों, तो वहां पर भी उल्लेख किया गया है कि आपको किसी प्रकार से हड़ताल करने की स्वतंत्रता आपको नहीं दी गई, यानी कि हड़ताल आप राज्य में या राज्य के किसी क्षेत्र में नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों आपका अबाध संचरण का अधिकार। अबाध संचरण मतलब होता है दोस्तों कि देश के किसी भी स्थान पर आने जाने का आपको अधिकार दिया गया। देश में कहीं भी घूम सकते हैं, जा आ सकते हैं, लेकिन वैसी परिस्थितियां जो है दोस्तों, इसके लिए यहाँ पर कुछ चीजों को प्रतिबंधित कर दिया जाता है कि प्रतिबंधित जोन है, यहाँ पर आपको नहीं जाना है। जस्ट अपवाद क्या था दोस्तों, अगर बात करें अपवाद के रूप में, तो किसी भी अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अंडमान एरिया में अभी भी कुछ ऐसे जनजाति लोग हैं, तो उस क्षेत्र पर प्रतिबंधित है, लोग वहां पर नहीं जा सकते हैं, घूमने नहीं जाना है। क्या होता था कि वहां पर विदेशी लोग जाते थे, उन लोग जो है जनजाति लोग अभी भी लंगे रहते हैं, उन लोग अभी भी आदमी को मार के मांस खा जाते हैं। ऐसी वहां की अभी भी जनजातियां हैं। तो विदेशी लोग जाते थे, उनका वीडियो बनाते थे, तो उनकी अश्लीलता उनकी सामाजिक संस्कृति पर प्रभाव पड़ती थी। तो यहाँ पर यही अधिकार का प्रयोग करते हुए सरकार जो है, वहाँ की राज्य सरकार है, उनको अधिकार दिया गया है कि आप देश में कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र जहां पर अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ उनकी भाषा और संस्कृति पर खतरा मंडरा रही हो, यानी कि उनकी भाषा सभ्यता और संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी स्थान को गवर्नमेंट यहाँ पर रिजर्व कर सकती है, उस स्थान पर आपको जाने से प्रतिबंध कर सकती है। तो इस चीजों को भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। दूसरा चीज ये प्रोविजन है दोस्तों कि देश में कहीं भी निवास करने का आपको अधिकार है, यानी पूरे भारत देश में आप कहीं भी जा सकते हैं। तो जाने के दौरान भी अगर देखा जाए तो कोई चाहा कि यहाँ पर अच्छा जगह है, एक अच्छा सा प्लॉट खरीद लेते हैं, घर बना लेते हैं, तो ये आपके अधिकार में आता है कि पूरे देश में आप कहीं पर भी वहां पर निवास कर सकते हैं, और निवास करने के साथ साथ वहां के निवासी भी बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी वही परिस्थिति है दोस्तों कि कुछ क्षेत्रों को
जहां पर अनुसूचित जनजाति से संबंधित की मामला हो तो वहां पर क्षेत्रों को रिजर्वेशन किया जा सकता है, ताकि उनकी सभ्यता और संस्कृति पर किसी प्रकार के खतरा न मंडराए। इसलिए वहां पर भी रिजर्वेशन किया जा सकता है, और वहां पर आप न जा सकते हैं और न वहां पर आप बच सकते हैं। तो इस चीजों को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये जो दोनों बात है दोस्तों कि आवास संचरण यानी आवागमन, आप कहीं भी जा सकते हैं देश के अंदर। दूसरा चीज आप वहां पर निवासी बन सकते हैं। ये राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए शामिल किया गया है। क्या है, हमारे देश में अनेक बोली और भाषाएं हैं। हम लोग जानते हैं कि 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर पर जाइएगा तो आपकी बोली भाषा और संस्कृति बदल जाती है। तो राष्ट्र की कैसे एकता स्थापित किया जाए, एकजुटता कैसे स्थापित किया जाए, तो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए ही आप इस चीजों को संविधान में जोड़ा गया है कि आप कहीं भी जाइए आइए या कहीं भी निवास कर सकते हैं। इसमें क्या होगी, एक बंधुत्व की भावना का विकास होगा। राष्ट्रवाद के अंदर राष्ट्रवाद की जो धारणा है वो सभी के अंदर जगेगी। अब अगला पॉइंट है दोस्तों आपका व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। तो व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता आपको दिया गया है। बहुत बड़ा विस्तृत चीजें हैं कि आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कुछ चीजें पर प्रतिबंधित यहाँ भी किया गया है कि देश के अंदर आप जैसे कि मानव की खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं, आप वेश्यावृत्ति जो होता है दोस्तों वो चीज नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीजों पर प्रतिबंध किया गया है। साथ में राज्य सरकार के द्वारा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे उर्वरक चीजें हो गई, कुछ पॉइजन चीजें हो गई, जहर चीजें होती हैं। इसके अलावा जो देखते हैं दोस्तों कि बहुत सारी चीजें जो होती हैं एग्रीकल्चर विभाग में, चाहे बहुत सारे ऐसे रसायन उद्योग होते हैं, विस्फोटक उद्योग होते हैं। तो वैसी स्थिति में कुछ चीजों का जो सरकार है लाइसेंस देती है आपको चलाने के लिए, तो आप वहां पर व्यापार कर सकते हैं, लेकिन वहां पर उस चीजों के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत होगी। यानी कि कोई भी व्यापार आप शुरू करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन कुछ व्यापार ऐसे भी हैं जिनके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, और ये निर्गत कौन करेगा, तो राज्य सरकार वहां पर करेगी निर्गत। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अब जो केंद्र सरकार के द्वारा अधिकार क्षेत्र में होगा दोस्तों उसको केंद्र सरकार निर्गत करेगी। तो आप यहाँ पर ये सारे पॉइंट को अब लगभग समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा। तो पहले बोलिए, दूसरा लोगों को एकत्रित कीजिए, तीसरा में आप संघ बनाइए, संघ के दौरान कहीं भी आप घूम के प्रचार कीजिए, प्रचार के दौरान कहीं भी रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं, वहां बन सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, अगला प्रोसेस का आप रोजगार ढूंढिएगा दोस्तों, तो वहां पर रह के आप रोजगार भी कर सकते हैं। इस चीज को ध्यान में रखना है। अब हम लोग आगे देखेंगे आपका आर्टिकल 20। अनुच्छेद 20 क्या कहता है दोस्तों, तो 20 कहता क्या है, तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी अपराधियों के भी कुछ संरक्षण हमारे भारतीय संविधान में दिया गया है। और वो संरक्षण क्या है दोस्तों, तो उसको हम 3 बिंदुओं के तहत समझेंगे। ये 3 बिंदु मुख्य रूप से हैं, इन्हीं के द्वारा हमको समझना है कि इसमें क्या व्यवस्था किया गया है। तो उससे पहले यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको याद कैसे करें। 2 यानी कि दोष सिद्धि, दो से क्या होगा, दोष सिद्धि। तो दोष सिद्धि के संबंध में कुछ संरक्षण दिए हुए हैं, याद रख सकते हैं इस तरह से आप। अब यहाँ पर 3 प्रावधान किया गया है दोस्तों। तो इसमें यह कहा गया है प्रावधान कि उस व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक उस समय ने प्रचलित कानून का उल्लंघन न किया हो। पहला बिंदु यही कहता है कि उन्होंने कोई चीजों का उल्लंघन किया है, जो समय कानून प्रचलित था उसके आधार पर उसको गिरफ्तार किया जाएगा। दूसरा पॉइंट यह कहता है दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दिया जाएगा। जैसे कोई अगर व्यक्ति किसी का पैर हाथ तोड़ करके अगर जेल में गया 5 साल के लिए, तो जेल में 5 साल की सजा कट के अगर आता है तो उसको फिर से 5 साल की सजा नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसको एक बार के लिए अपराध के लिए एक ही बार उसको सजा देने का प्रावधान है। और यहाँ पर पहला बिंदु क्या कहा दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति को तब तक आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं जब तक उसने उस दौरान प्रचलित कानून का उल्लंघन न किया हो। तीसरा पॉइंट यह कहता है दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति को खुद के लिए यानी साक्ष्य होने के लिए, यानी खुद को वहां पर अपनी गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। यानी कि खुद को वहां पर देखे तो स्वयं की उसको साक्ष्य देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। ये तीनों बिंदुओं को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर बात आता है दोस्तों कि उस समय के प्रचलित कानून का उल्लंघन न किया हो, और कानून का उल्लंघन न किया हो तो आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर यह बात ये भी कहा गया है दोस्तों कि उन्होंने उस दौरान जो कानून का उल्लंघन किया है तो उसकी सजा भी उसी कानून के आधार पर दी जाएगी। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में हम समझा रहे हैं दोस्तों कि आपने 2 साल पहले मर्डर किया था, 2 साल पहले आप मर्डर किए थे, उस समय जो आपकी सजा थी वो मात्र था 10 वर्ष। और अगर आज कोई व्यक्ति मर्डर करता है तो इसकी सजा होती है
यहाँ पर कह देगा आजीवन, आजीवन या फांसी। एक थोड़ा समझने के लिए है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति 2 वर्ष पहले, अब यहाँ पर जो कानून प्रचलित था यानी कि 10 वर्ष की सजा, तो इसकी यहाँ पर अभी पता चला कि जो जज थे तो काफी टाइम लगता है कोर्ट प्रक्रिया में, उसके दौरान अगर देखा जाए तो उसको सुनवाई जो होगा, यानी कि अब इसको सुनवाई दिया जा रहा है तो इस आधार पर नहीं जाएगा, यानी आज के जो आजीवन कारावास और फांसी की जो सजा होगी, ये वाला जो कानून अभी बना है इसके आधार पर उनको सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि इसके आधार पर दी जाएगी जब उन्होंने जिस दौरान मर्डर किया था, जिस दौरान उन्होंने कानून का उल्लंघन किया था, उस समय जो उसका कानून होगा प्रचलन में, उसके आधार पर उसको सजा दी जाएगी, न कि वर्तमान के आधार पर। यानी कि जिस समय अपराध किया उस अपराध के दौरान ही जो उन्होंने कानून का उल्लंघन किया उसी के आधार पर उनको सजा दी जाएगी। ये 3 बातें को ध्यान में रखना है। दूसरी बात में जो बताया दोस्तों कि किसी भी चीजों के लिए आप साक्ष्य के रूप में उसको स्वयं वहां पर गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं, तो ये सब चीजों को यहाँ उल्लंघन किया गया। अगर करते हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको थोड़ा सा राहत दिया गया है आपके अधिकार के रूप में। तो ये 3 प्रोविजन थे। अब हम बात करेंगे दोस्तों अगले आर्टिकल में। अगला आर्टिकल क्या है दोस्तों? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी किसी भी व्यक्ति के प्राण और उसके देह की स्वतंत्रता का अधिकार है, उसको आप किसी भी व्यक्ति को प्राण से नहीं छीन सकते, उसका जीवन नहीं छीन सकते। यानी कि इसका साफ साफ उल्लेख किया गया है दोस्तों कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता को, व्यक्तित्व के जीवन को छीन सकते हैं, अन्यथा किसी और के माध्यम से नहीं छीना जा सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति अपने जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है, उसको वहां पर आप किसी प्रकार से उसकी जिंदगी को नहीं छीन सकते हैं। जिंदगी कब छीन जाती है दोस्तों? जब अपराध करते हैं, जब कोर्ट में सजा होती है तो एक विधि बन जाती है। तो विधि के द्वारा यानी कानून के द्वारा जो प्रक्रिया है उसके आधार पर ही किसी व्यक्ति को आप उसके स्वतंत्रता अधिकार और जीवन के अधिकार से वंचित कर सकते हैं। ये बात कहाँ कहा गया दोस्तों? इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार में। अब इस स्वतंत्रता का अधिकार में दोस्तों 35-36 लिस्ट है, उसको भी विशेष रूप से याद नहीं रखना है, लेकिन दो चार हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहला एक पूछा जाता है पहला चीज तो पूछा जाता है दोस्तों कि 19 जो आप पढ़े तो 19 के जैसे कि आपने 1 2 3 4 पढ़ा तो उसी प्रकार से 21 पढ़ेंगे दोस्तों। तो 21 के दौरान भी बहुत सारे लिस्टिंग है, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है 21 में दोस्तों कि 21(1) के तहत प्रावधान किया गया है दोस्तों शिक्षा के अधिकार, जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। शिक्षा के अधिकार को अनिवार्य किया गया दोस्तों 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको अनिवार्य कर दिया गया, और 2009 से यह लागू भी है। एक कानून बना करके संसद के द्वारा इसको लागू किया गया, और मैंने यहाँ पर कानून बनाया गया 1 अप्रैल 2010 से ये लागू किया गया है। ये पूछा जाता है शिक्षा की जो अधिकार है, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार यहाँ पर प्रदान किया गया दोस्तों कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को सरकार निःशुल्क में शिक्षा देगी। ये भी आपको 21 के अंतर्गत कहा गया है। 21 के अंतर्गत 1-2 प्रश्न और पूछे जाते हैं दोस्तों, जैसे कि विदेश घूमने की स्वतंत्रता। तो विदेश में घूमने की स्वतंत्रता है, साथ में आप जो सूचना का अधिकार पढ़ते हैं दोस्तों तो 21 में ही उल्लेख किया गया है। सूचना का अधिकार, विदेश में घूमने की स्वतंत्रता का अधिकार, साथ में यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को मतलब प्रदूषण रहित तो वायु प्राप्त करने का, जल प्राप्त करने का भी अधिकार है। साथ में अगर देखा जाए दोस्तों तो इसमें 36 लिस्ट है, जो अगर आप बुक रखिएगा तो एक बार उसको रीडिंग मार लीजिएगा तो आसानी से बन जाएंगे। जैसे कि आप किसी को देर से अगर फांसी दी जाती है तो उसके खिलाफ भी अपराध है, आपके हाथ में हथकड़ी दी जाती है तो उसके खिलाफ भी आप स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ऐसे बहुत सारे चीज हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पूछा जाता है यहाँ पर शिक्षा का अधिकार को, विदेश घूमने का अधिकार को, सूचना के अधिकार को, इन सब चीजों को यहाँ पर प्रावधान किया गया है आपके 21 अनुच्छेद में ही। अब हम बात करेंगे दोस्तों आगे अनुच्छेद 22 का। 22 क्या कहता है दोस्तों? तो 22 कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, यानी कि कुछ व्यक्ति को जब आप कोई दोषी व्यक्ति होता है तो उसको जब गिरफ्तारी किया जाता है उसके विषय में कानून संरक्षण देगी, ये उसका मौलिक अधिकार में अंतर्गत आता है। अब क्या संरक्षण देगी दोस्तों उसको थोड़ा सा समझिए। यानी कि कोई भी व्यक्ति को आप गिरफ्तार करते हैं तो यह कहा गया कि उसको गिरफ्तारी के दौरान जब गिरफ्तार कर रहे हैं उससे तुरंत बताना होगा कि किस कारण से उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो पहला आपको कारण बताना पड़ेगा गिरफ्तारी का।
दूसरा चीज यह कहा गया दोस्तों कि उसको 24 घंटा के अंदर जो है न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराना होगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति को आप गिरफ्तार करते हैं, कोई भी पुलिस के द्वारा, थाने के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, तो 24 घंटा जो होगा दोस्तों इसके अंदर में आपको न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराना होगा। यहाँ पर एक चीजों को ध्यान रखना है दोस्तों, उसके आवागमन, मान लीजिए कि कोर्ट जाने आने में जो समय लगेगा उस समय को इसमें नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि मान लीजिए किसी का कोर्ट मान लीजिए कि 400 किलोमीटर दूर में है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो आने जाने में काफी समय लगेगा, तो वहां पर उस समय को डिनाइड किया गया है, उस समय को नहीं जोड़ा जाएगा। साथ में यह भी कहा गया दोस्तों कि उसको स्वतंत्र रूप से जो है वकील रखने की व्यवस्था है, यानी कि वो अपने वकील से वो बहस करा सकता है, स्वतंत्र रूप से उसके अधिकार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर समझ गए होंगे दोस्तों कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, यानी कुछ दशा में जब आपको गिरफ्तारी करेगा और कुछ दशा में आपका निरोध में संरक्षण भी दिया जाएगा। अब निरोध संरक्षण क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा कि आप जो से कि पेशा, पोटा, मीसा वगैरह पढ़ते हैं, जो कानून बना था, तो वो सब चीजों का एक आपराधिक क्षेत्रों के लिए बनाया गया था। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ के तहत यह भी प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट आप गिरफ्तार कर सकते हैं, कि ये व्यक्ति देख सकते हैं उग्रवादी है या उग्रवादी प्रवृत्ति का है या हिंसा भड़का सकता है, तो उसका भविष्य यानी फ्यूचर देखते हुए कि ये गलत काम कर सकता है, तो ऐसी व्यक्ति को भी डायरेक्ट जो है यहाँ पर गिरफ्तारी कर सकते हैं। गिरफ्तारी कर उसको 3 महीना की सजा भी दी जा सकती है, लेकिन ये प्रावधान किया है सिर्फ उसको 3 महीना के लिए। जैसे कि आप लोग जम्मू कश्मीर में भी सोचे होंगे कि वहाँ के ज्यादा उसमें चर्चा नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि वहां पर जो थे, वहां पर कुछ लोग थे, तो उनको क्या क्या होम क्वारंटाइन मतलब डाल दिया गया, मतलब उनको घर में ही कैद कर दिया गया है। तो ये सब चीजें हैं जो उसमें चर्चा हमने भी करेंगे। तो यहाँ पर ये कानून का अधिकार है दोस्तों, वहां पर आपको बिना किसी कारण के भी अगर आपको लगता है कि देश के लिए आप खतरा है, तो ऐसी स्थिति में आपको सजा में डाल देगी। मतलब 3 महीना तक कानून जो है आपको बिना किसी कारण के बताए कि किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है ये भी नहीं बताएगा आपको, उसको अधिकार में है, आपको डायरेक्ट जेल में 3 महीने के लिए सजा दे सकती है। क्या 3 महीना से इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है दोस्तों? तो 3 महीना से इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कमेटी बनती है, और कमेटी में जो होते हैं दोस्तों एक पैनल बनती है, और उसमें 3 जजों की पैनल बनती है, जिसमें से रिटायर्ड जज लोग ज्यादा होते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं। तो उनके आधार पर वो पैनल बनती है, उनके आधार पर सलाह लिया जाता है उनसे कि क्या है, आगे बढ़ाया जाए कि नहीं बढ़ाया। अगर वो आगे बढ़ाने के निर्देश दे देते हैं तो इसको अवधि को बढ़ाया जा सकता है 3 महीना से ज्यादा भी। तो ये प्रावधान किया गया है आपको कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण के विषय में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे इससे आगे दोस्तों आपका आर्टिकल 23 में। 23 क्या कहता है दोस्तों कि मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम पर, बलात् श्रम इसको हम लोग बेगारी कहते हैं दोस्तों, लिख दिए हैं, बलात् श्रम नहीं समझ में आएगा था, पर रोक। अब यहाँ पर थोड़ा समझिए मानव के दुर्व्यवहार, मानव के दुर्व्यवहार में मतलब कौन कौन आएंगे दोस्तों? तो आप समझ सकते हैं कि स्त्री आएंगे, पुरुष भी आएंगे। तो स्त्री पुरुष जो होंगे दोस्तों इनकी व्यापार आप नहीं कर सकते हैं, साथ में बच्चों का आपको व्यापार करने से मना किया गया है, यानी कि आप जो है मानव की दुर्व्यवहार उपयोग नहीं कर सकते हैं, इनको खरीद बिक्री आप नहीं कर सकते हैं। दूसरा चीज कहा गया है दोस्तों कि बलात् श्रम क्या होता था कि हमारे सभ्यता संस्कृति प्राचीन कालीन अंग्रेजों के काल में अगर देखा जाए दोस्तों तो चलन में था बलात् श्रम। बलात् श्रम मतलब होता है दोस्तों बेगारी कराना। बेगारी कराना आप लोग परिचित होंगे, और नहीं भी होंगे तो थोड़ा समझ लीजिए। क्या होता था, कोई भी आदमी जो पहले होता था तो जमींदार के यहाँ पर जाकर के कृषि कार्य के लिए, शादी विवाह के लिए, मृत्यु के लिए, कोई और संस्कार करने के लिए कर्ज लेते थे, ताकि उसके घर की जो परंपराएं हैं, चाहे वो किसी कारण गरीबी की वजह से, पेट की भूखमरी की वजह से, किस कारण से भी कर ले सकते हैं, तो उनको निभाने के लिए कर जो लेते थे, तो कर के दौरान होता था कि कर को जब तक नहीं चुकाओगे तुम, तब तक तुम्हारा बेटा मेरे यहाँ काम करेगा। तो किसके? उसके ब्याज के बदले। यानी कि उसको क्या करा रहे हैं आप? बलात् श्रम करवा रहे हैं, जबरदस्ती काम करवा रहे हैं, उसका काम का कोई अछूत मूल्य नहीं रह गया, यानी आप बेगारी करवा रहे हैं, तो उसी को कहते हैं बलात् श्रम या बेगारी, बेगारी करना। या कोई व्यक्ति के यहाँ जो आपको पेटा भाता जिसको बोलते हैं हम लोग, कि पेटा भाता के आधार पर उसको काम दे दिया गया, यानी कि उसके श्रम का कोई मूल्य नहीं रह गया, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये सभी चीजों को बलात् श्रम के अंतर्गत रखा गया, और कहा गया कि बलात् श्रम एक कानूनी अपराध माना गया है। कैसे आप कराए जाते हैं तो आपको कानूनी अपराध माना जाएगा।
अब बात यहाँ पर आती है दोस्तों कि बलात्श्रम कानूनी अपराध माना गया है, तो मान लीजिए कि बलात्श्रम तो आप नहीं करा सकते हैं किसी भी व्यक्ति से, कोई बच्चा से, महिला से, पुरुष से, किसी प्रकार से आप नहीं करा सकते हैं। अब यहाँ पर ये भी प्रावधान किया गया है दोस्तों कि क्या किसी व्यक्ति से बलात्श्रम कराया जा सकता है, तो हाँ कराया जा सकता है। कब? अगर राज्य अगर चाहेगी तो करा सकती है दोस्तों, यानी कि बिना पैसे के काम करा सकती है राज्य। अगर सार्वजनिक हित की बात हो तो बिना पैसे के काम करवाएगी राज्य। जैसे कि क्या हो जाएगा दोस्तों कि सेना से संबंधित कार्य को ले सकता है, या कोई और सामाजिक कार्य, कोई और जो सामाजिक कार्य होगा दोस्तों, तो राज्य जो होंगे तो निर्धारित कर सकता है कि आपको एक दिन सामाजिक कार्य करना है, या पूरे, जिससे कि राज्य को बहुत ज्यादा हो जाएगी, श्रम की जरूरत होगी, तो ऐसी स्थिति में राज्य बिना पैसा दिए भी लोगों को बोल सकता है, काम करने का अपील कर सकता है। यानी वहां पर राज्य का अधिकार दिया हुआ है कि आप सामाजिक कार्य या सेना से संबंधित, मान लीजिए कि राज्य में कोई युद्ध छिड़ गया, वैसी स्थिति में जरूरत है, राज्य के पास पैसे नहीं है, तो बहुत कारण हो सकते हैं, वैसी स्थिति में राज्य लोगों से अपील करके आपको बेगारी करवा सकता है। बेगारी कराने का मतलब कि आपको श्रम मूल्य न दे करके काम करा सकता है। अब यहाँ पर एक चीज ये भी देखने को मिलता है दोस्तों कि जो एक गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित मूल्य निर्धारित किया जाता है कि आपको जो है कि पर डे काम का इतना रुपया देना ही पड़ेगा, यानी कि इतना पैसा आपका मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो जो एक गवर्नमेंट मूल्य निर्धारित करती है, उस मूल्य से नीचे भी किसी व्यक्ति को काम कराना एक बलात् अपराध ही माना जाता है। तो यहाँ पर बलात्श्रम समझ सकते हैं दोस्तों कि किसी व्यक्ति को न्यूनतम मजदूरी दर से काम कराना भी एक बलात्श्रम के श्रेणी में रखा जाता है। तो ये हो जाएगा कि मानव के दुर्व्यवहार पर आपका, यानी कि मानव की किसी प्रकार के खरीद फिक्री पर आपको रोक है। बच्चों पर साथ में कहा गया दोस्तों बलात्संग किसी पर बेगारी कराने से आपको मना ही किया गया है, आप ऐसा नहीं करा सकते, सब कानूनी जुर्म है। अनुच्छेद आपके 23 में प्रावधान किए गए हैं। अब अनुच्छेद हम लोग 24 देखेंगे। 24 में क्या कहा दोस्तों कि कारखानों में बाल श्रम आदि पर निषेध है। क्या होता था दोस्तों कि पहले जो होती थी, अंग्रेजों के काल में बहुत ज्यादा लोगों का शोषण हुआ, और शोषण न हो लोगों को, इसी चलते जब संविधान बना तो भविष्य में इसको ना दोहराया जाए, इसी चलते सब अधिकारों को दिया गया। अब यहाँ पर क्या होता था दोस्तों कि ये निर्धारित कर दिया गया कि 14 वर्ष तक की, शुरू में प्रावधान किया गया था जब संविधान लागू हुआ था कि 14 वर्ष तक के बच्चे जो होंगे दोस्तों, उसको किसी प्रकार के आप खतरनाक कार्य में शामिल नहीं कर सकते हैं। अब खतरनाक कार्य क्या होता है जैसे कि दोस्तों को कोई कारखाना में, तो कारखाना जो होता है दोस्तों वहाँ बहुत बड़ा धुआं निकलते हैं, बहुत कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो यहाँ पर बच्चों के लिए काम करने से नुकसान हो सकती है। तो कारखाना हो गया, इसके अलावा जो रेलवे हो गए, इस सब में आप काम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर इसी सब चीजों में पहले काम लिया जाता था, बेगारी करा दिया जाता था रेलवे पटरियों वगैरह में लोगों से, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भी उस काम में ढकेल दिया जाता था। तो यहाँ पर एक कानून बनाया गया जिसमें कहा गया कि कारखानों में आप अगर देखें तो बाल श्रम पर निषेध किया गया। अब बाल श्रम पर निषेध करते हुए कानून फिर से बनाया गया दोस्तों, अब जिसमें यह कहा गया 2006 में, 2006 से पहले यह प्रावधान था दोस्तों कि कोई भी बच्चा जो होटल में, जैसे होटल में भी देखते होंगे जहां पर ज्यादातर छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, प्लेट उठाने का काम करते हैं, कोई ठेला में काम कर रहा है दूसरे के यहाँ, इन सब चीजों को भी प्रतिबंध 2006 में कर दिया गया। कहा कि आप होटल में किसी बच्चे से काम नहीं करवा सकते हैं, कोई भी काम आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से आप अब नहीं ले सकते हैं। ये चीजों को आप 2006 में प्रतिबंधित कर दिया गया। और यहाँ पर देखिए दोस्तों तो 2012 में फिर से कानून बनी और यहाँ पर दंडनीय कार्रवाई को बढ़ावा दे दिया गया। तो यहाँ पर अब कहा गया दोस्तों कि अगर आप ऐसे पकड़े जाते हैं तो 20,000 रुपया से 50,000 रुपया तक जुर्माना आपसे लेंगे हम। साथ में यह कहा दिया गया दोस्तों कि आपकी जो सजा होगी 1 वर्ष से 2 वर्ष तक की सजा होगी। अब अगर आप ऐसे किसी बच्चे से काम करते हुए पकड़ा अगर जाते हैं दोस्तों, जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चा है, तो आपकी गवर्नमेंट जो होगी वहां पर आपकी जुर्माना लगा सकती है। कितना? तो 20,000 से 50,000 रुपए तक, और आपको जेल की सजा दे सकती है 1 वर्ष से 2 वर्ष तक। तो इस तरह से इसको रोकने का प्रयास किया गया है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे दोस्तों आपके जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है 25 से 28 में। इसके बाद आप पढ़ेंगे शिक्षा एवं संस्कृति का जो अधिकार दिए गए 29-30 जो भी प्रावधान है। इसके बाद हम लोग 31 में संपत्ति का अधिकार जो है उसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसको हम लोग जान चुके हैं। लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जैसे भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। तो
तो वहां पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें न्यायालयों के द्वारा 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। तो उसको एक साथ वीडियो में लेकर के आ रहे हैं दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।